हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर इस टाइम पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आपके एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये वो क्वेश्चन रहते हैं जो पहले आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो इसी सीरीज में हमने अभी तक 2 चैप्टर्स कवर किए हैं बायोलॉजी के सिलेबस के। सबसे पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उस चैप्टर के 3 लेक्चर्स है। सिमिलर वे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के भी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर का एक लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 2 पे। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देख रखा है तो एक बार उसको पढ़ लीजिए। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन चैप्टर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की नहीं समझ में आएंगी, इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको आना चाहिए। वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर पेड बैचेस को चेक कर सकते हैं। पेड बैचेस चल रहे हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपी सीनेट के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आरंभ बैच चल रहा है। इसमें आपके बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो वहाँ डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं, आपको डीपीपी और नोट्स भी मिल जाते हैं। बाकी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, डाउट सेशंस होते हैं जिसमें टीचर्स आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर देते हैं। तो आप एक बार हमारी ऐप पर जाके इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, इस लेक्चर का। चैप्टर के तो पहले 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं एक्चुअली, फर्स्ट टू 20 तक की लेक्चर नंबर 1 में। ये लेक्चर नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following correctly describes the measures that can be used to control overpopulation? Overpopulation को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स या मेजर्स लिए हैं उनको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। सही है। लोगों को ये बताना है कि छोटा परिवार होगा तो वो कैसे सही रिसोर्सेज दे सकते हैं अपने बच्चों को। मतलब एक फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो उनको रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ ज्यादा अच्छे से मिल सकते हैं इन कंपैरिजन टू अगर एक बहुत ज्यादा लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है। फिर रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, ये भी सही है। जब एक इंडिविजुअल मैच्योर होगा तभी वो अपनी हेल्थ और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी हेल्थ का ध्यान रख सकता है। तो इंडिया में फीमेल्स के लिए मैरिजेबल एज कितनी, मतलब किस एज को गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है। गवर्नमेंट के हिसाब से लीगलाइज्ड एज मैरिज की फीमेल्स के लिए है 18 इयर्स की और मेल्स के यानी लड़कों के लिए है 21 इयर्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। फीमेल्स के लिए है 18 इयर्स और मेल्स के लिए है 21 इयर्स की मैरिजेबल एज। फिर इनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, तो ये तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर की पहली लाइन है कि इंडिया अमंग द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके जागरूकता दिखाई, प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में लॉन्च हुआ था। ये ईयर बहुत बार पूछा जाता है, 1951। इसको ऑल ऑफ दीज करेंगे। बाकी हमसे सिर्फ ओवर पॉपुलेशन पूछा गया था, तो ये सारे ही मेजर्स इंक्लूडेड थे ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, सबसे पहले इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कुछ 5-6 हम लोगों को वो दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको ध्यान रखना, बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में कभी भी आए तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में गिवन है? एक, इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली हो, इजीली एक्सेसिबल हो और कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, और शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि जो भी एक्ट है, इंटरकोर्स का एक्ट है, उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली लोगों को मिल जाए, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब वो खुद से इंडिविजुअल जो है वो उसको यूज कर पाए, किसी भी प्रोफेशनल के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े उस चीज के लिए बार बार। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इतने पैसों में आ जाए कि हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, यूज कर पाए, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हो और रिवर्सिबिलिटी हो। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसको यूज करने के बाद में जो कपल है या जो भी इंडिविजुअल है वो कभी भी आगे फैमिली प्लानिंग कर ही नहीं सकता, या फिर उसको कभी भी रिप्रोडक्शन के थ्रू उसकी बॉडी में फीमेल कभी कंसीव ही नहीं कर सकती या कभी भी उसको बेबी नहीं हो सकता, तो वो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को नहीं प्रमोट किया जाता। रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में।
आईयूडीज होते हैं, जैसे एक चिल्ड्रन है किसी भी कपल का और उसको दूसरा चाइल्ड चाहिए 3 साल या 4 साल बाद, तो स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, उनके बीच में गैप रखने के लिए कोई ऐसा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया गया। पर अगर इसी जगह पे कोई ऐसा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लिया जाए जिससे वो दोबारा उनको कभी भी बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, तो वो उनके लिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स बोला जाता है, जिससे वो कपल इनफर्टाइल हो गया, अब उनको कभी भी फ्यूचर में वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ऐसी टेक्निक्स आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए नहीं होती कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं इनको बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज किया जाता है। तो जो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स है ये इरिवर्सिबल होती हैं। तो एनसीईआरटी में कौन सी गिवन है इनके लिए, एक तो वेसिकेटॉमी गिवन है मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी गिवन है फीमेल्स में। तो हमें वही ऑप्शन ढूंढना है। इन्होंने पूछा था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, जो नहीं है, तो इरिवर्सिबल नहीं है। यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल और लीस्ट साइड इफेक्ट्स तो होनी चाहिए, इरिवर्सिबिलिटी नहीं चाहिए। और ये होती किसमें इरिवर्सिबिलिटी, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब जो फिर से बेबीज प्रोड्यूस करना हो कपल को तो वो नहीं कर सकते हैं अगर इसका यूज कर लेते हैं। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया एंड ट्रिकोमोनियासिस। तो हम लोग वन बाय वन ऑप्शंस को पढ़ते हैं और हमें सही वाला चूज करना है यहाँ पे। तो ट्रिकोमोनियासिस इज एन एसटीडी वेयरएज अदर्स आर नॉट, ये गलत है। जितनी भी आपको यहाँ पे गिवन है ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो एक लिस्ट बना के उसमें ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिख लीजिए। आगे भी अभी जब ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वहां पे गिवन है, टेक्निक्स गिवन है, तब भी बहुत सारी चीजें गिवन है शॉर्ट फॉर्म्स के तरह, तो वो एग्जाम में आ सकती हैं, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको अभी से उसके नोट्स बना के रखने हैं। तो ये तो हो गई एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये सारी ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ट्रिकोमोनियासिस तो है ही है, बाकी भी है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया ना अदर्स और नॉट, इसकी वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत। अभी चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। गोनोरिया इज अ वायरल डिसीज वेयर अदर्स आर बैक्टीरियल, ये गलत है। बैक्टीरियल डिसीजेस में एनसीईआरटी में गोनोरिया है, साइफिलिस है, एक गिवन है आपके में कैंक्रोइड भी है। एक यहाँ पे जो अभी गिवन है देखते हैं ट्रिकोमोनियासिस, ये है प्रोटोजोअल। ट्रिकोमोनियासिस है प्रोटोजोल, यानी ये प्रोटोजोआ करता है। कौन सा प्रोटोजोआ करता है, ट्रिकोमोनियास वेजाइनलिस, ये करता है ट्रिकोमोनियासिस की बीमारी। बाकी जो गोनोरिया है ये बैक्टीरियल है, निजेरिया गोनोरिया इसको करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस करता है और एचआईवी तो खुद ही वायरस है, ये एड्स की बीमारी करता है। तो इसमें आपको बोला था कि गोनोरिया वायरल है, तो गोनोरिया तो खुद ही बैक्टीरियल डिसीज है, तो ये भी गलत हो गया। और बाकी की भी सारी बैक्टीरियल नहीं है, जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस ये आ गई वायरल डिजीजेस में, और जो ट्रिकोमोनियासिस है ये आ गया प्रोटोजोअल डिजीज में। एचआईवी इज अ पैथोजन वेयरएज अदर्स आर डिसीजेस, ये सही ऑप्शन है। जितने भी गिवन है ये सारे डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, जबकि एचआईवी जो गिवन है ये पैथोजन है। पैथोजन कौन होता है, जो बीमारी करता है, तो ये सही है। कौन सी बीमारी करता है, एड्स की। हम लोग अभी इसको एक पेज ऐड करके लिख लेते हैं जिससे आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में हेल्प मिले। आगे भी ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव जितनी भी ये बीमारियां हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर एसटीडीज या एसटीआईज, वीडी। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इनके फुल फॉर्म्स पढ़ने चाहिए। देखिए वीडी मतलब वेनरल डिसीजेस, वो भी एसटीडी का ही नाम है। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो भी इसी का नाम है। फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आरटीआई, वो भी इसी का नाम होता है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हेपेटाइटिस बी इज इराडिकेटेड कंप्लीटली वेयरएज अदर्स आर नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो जितनी भी वायरल डिजीजेस गिवन है एनसीईआरटी में, एड्स की हो गई, हेपेटाइटिस बी की हो गई और जेनेटिक हर्पीज की हो गई, ये तो सही होती नहीं। एनसीईआरटी में लिखा है कंप्लीटली क्योरेबल है ही नहीं। बाकी बैक्टीरियल और जो ये प्रोटोजोल वाली है एसटीआईज, अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर ली जाए तो ये कंप्लीटली क्योरेबल होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसको यहाँ नोट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो हो सकता है रिवाइज करते टाइम आपको ना दिखे, तो सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम लोग इनके सारे कॉजेटिव एंजाइम्स एक जगह पे नोट कर लेंगे जिससे आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में हेल्प हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली। अब आपको केवल बैक्टीरियल बतानी है। तो साइफिलिस, गोनोरिया, कैंक्रोइड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही तीनों होती हैं बैक्टीरिया से। बाकी एड्स यहाँ पे देखिए गिवन है, तो ये एड्स वायरल होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर साइफिलिस, गोनोरिया, स्कैबीज और ये यहाँ पे गिवन है पेडिक्यूलिस, ये भी नहीं होती है। अब हम लोग एक पेज ऐड करके सबसे पहले जो भी हमने अभी तक पढ़ी है ना, इनको लिख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पेन चेंज करते हैं कलर। देखिए सबसे आपको एनसीईआरटी में गिवन है एक तो साइफिलिस नंबर 1,
साइफिलिस। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो आप भी इनको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में हेल्प मिल जाए। एक गिवन है गोनोरहोइया, इसको गोनोरिया बोलते हैं, लिखते टाइम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर एक आपको गिवन है, अभी एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा, एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं गिवन था, कैंक्रोइड। इसके अलावा एक और अभी हमने ऑप्शंस में पढ़ा, क्लेमाइडियासिस, इसको भी लिख लेते हैं। फिर एक आपने अभी देखा ट्रिकोमोनियासिस, ये भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। देखिए ये सारे अगर आपने एक बार पढ़ रखे हैं तो आपको एग्जाम में याद आ जाएंगी चीजें ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा और एग्जाम में आ गया तो फिर आप वहां पे हो जाएंगे कंफ्यूज, इसलिए इस पेज पे इतने ही लिखते हैं। फिर जो नेक्स्ट पेज रखेंगे उसमें हम लोग एक और पेज ऐड कर लेते हैं, इस पे हम लोग लिख लेंगे। तो हमने पिछले पेज पे 5 ऑलरेडी लिख ली हैं, इस पे हम लोग आगे की लिख लेते हैं। एक एड्स हो गई, इसके अलावा 7th नंबर पे हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा एक और गिवन है आपके में, जेनेटिक हर्पीज। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इसमें कॉजेटिव एंजाइम्स लिख लेंगे, बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, प्रोटोजोल हैं, कैसी कैसी हैं वो भी लिख लेंगे। तो ये एक ही बार में आपकी सारी रिवाइज हो जाएंगी जब भी आप पढ़ेंगे इसे। तो सबसे पहले साइफिलिस, साइफिलिस का कॉजेटिव एंजाइम होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। इसको आई होप आप मेरे साथ लिखते चल रहे होंगे अपने नोट्स में, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये जेनेटिक नेम्स हैं, स्पेशीज और जेनरा का जो भी नेम है उनको दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं। गोनोरिया, इसका होता है निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे कैंक्रोइड पे। कैंक्रोइड का पॉजिटिव एंजाइम होता है हीमोफिलस ड्यूक्रेई। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये सारे ही याद करें, जैसे ट्रिपोनेमा पैलेडियम है, निजेरिया गोनोरिया है, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन ये सारे अगर नाम आपने पढ़ रखे हैं, एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको इजिली ऑड वन आउट करके गलत वाला हटा के सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको ये सारे पता होने चाहिए। फिर क्लेमाइडियासिस में होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, और ट्रिकोमोनियासिस में ट्रिकोमोनास वजाइनलिस। एक्चुअली ये वाला हम अलग लिख सकते थे क्योंकि ये प्रोटोजोल होता है, बाकी के सारे बैक्टीरियल लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलिए इसको एक बार में ये भी कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जितने भी हैं, साइफिलिस, इस पे टिक कर देते हैं, साइफिलिस, गोनोरिया, कैंक्रोइड, क्लेमाइडियासिस, ये सारे कैसे हैं? बैक्टीरियल हैं। इनके जो पॉजिटिव एंजाइम्स हैं ये सारे बैक्टीरिया हैं। ये जो भी गिवन है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम, निजेरिया गोनोरिया, हीमोफिलस ड्यूकेराई, क्लेमाइडिया, ट्रिकोमैटिस, ये सारे ही बैक्टीरियल हैं पॉजिटिव एंजाइम्स पैथोजेंस। और ये जो है ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस, ये है प्रोटोजोआ। तो ये कैसी डिसीज हो गई? प्रोटोजोअल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेज था एड्स, तो एड्स होता है एचआईवी वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, फुल फॉर्म्स आपको आते होंगे। ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और इसमें हेपेटाइटिस बी ए ऐड करना है, और ये हर्पीज वायरस से होता है। ठीक है, तो आई होप इन दो स्लाइड्स में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल और वायरल डिसीजेस को लेके जो एसटीडीज हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसटीडीज इज। तो इन डिसीजेस के नाम पढ़ लिए हमने, पॉजिटिव एंजाइम्स पढ़ लिए, कैसी कैसी हैं ये पढ़ लिया, इनको पता कैसे करेंगे? तो पता करने के लिए कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे एड्स के लिए आपने पढ़ा, अगर अभी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में गिवन है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इसको यहाँ लिख देते हैं, एंजाइम लिंक्ड, ये एलिसा का फुल फॉर्म है, इम्यूनो सॉर्बेंट, ये ई है, ऐसे। ठीक है, इसके अलावा जो पीसीआर है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
तो पीसीआर का फुल फॉर्म हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए एलिसा का काम क्या होता है, एलिसा में जो भी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही होती हैं उसके बेसिस पे इन्फेक्शन का पता किया जाता है, तो ये मेनली एड्स के लिए यूज की जाती है। पीसीआर जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे पैथोजन का पता किया जा सकता है। और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में भी जेनेटिक मटेरियल के लिए, स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और यही कंफर्मेटरी टेस्ट बन जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के लिए। तो ये सारे ही कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको आई होप ये फुल फॉर्म्स वाली चीजें समझ में आ रही होंगी, ये कहीं पे मेरे सजेशन पे आप इनको नोट करते चलिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए जब हम इनमें से किसी भी चीज का एक का भी भूलते हैं ना फुल फॉर्म, तो हमको ये लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ छूट गया। अभी यही शॉर्ट नोट्स में चीजें बनी होंगी तो हम इन्हें अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और चीजें भूलेंगे नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा गया है हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। तो जब भी बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन होता है, मतलब ट्रांसफर होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तभी ये इस टाइप की एड्स है, हेपेटाइटिस है, इस टाइप की बीमारियां तभी फैलती हैं। और मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऐसे ही फैलती हैं जब बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे इंडिविजुअल में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एक इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड किसी और में जा रहा है तो बीमारी भी जाएगी। इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट, इसके थ्रू भी क्या होता है कि सीमन का ट्रांसफर हो जाता है फीमेल की वेजाइना में, इसकी वजह से भी फ्लूइड का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ भी है। और सेक्सुअल कांटेक्ट भी सेम बात होगी इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट में। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन है, हेपेटाइटिस भी इन तीनों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एड्स कैसे फैलता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, इसमें भी बॉडी फ्लूइड्स का बस ट्रांसफर होना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलता है, सही बात है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। प्लेसेंटा से एड्स जो होता है ये मदर से फीटस में भी ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि मदर के जो ब्लड सेल्स हैं उनके थ्रू एचआईवी वायरस फीटल के सेल्स में, जो भी बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें भी पहुंच जाता है, और वो भी फिर एचआईवी पॉजिटिव ही होता है। इसके अलावा यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, निडल्स और सिरिंजेस के एक्सचेंज से भी एसटीडीज फैलती हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, पर आपको याद रखना है निडल्स और सिरिंजेस वाली चीज भी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। कंप्लीटली क्योरेबल का मतलब होता है जो सही हो जाए। अब हमसे कह दिया है नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, मतलब जो सही नहीं हो पूरी तरीके से। तो हमारी एनसीईआरटी में 3 डिसीजेस दी हैं। अब हम उन्हें याद कैसे करेंगे, हम लोग याद रखेंगे 3H, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल में यहीं पे एरो बना के लिख लेते हैं 3H। कैसे, एक एचआईवी, एचआईवी से होने वाली एड्स, एक जेनेटिक हर्पीज और एक हेपेटाइटिस बी। ये तीनों कंप्लीटली क्योरेबल नहीं, यानी पूरी तरीके से कभी सही नहीं होती। हम इन्हें बस मैनेज कर सकते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं ना इन डिसीजेस से उनको सही कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इस डिसीज को हटा नहीं सकते किसी भी इंडिविजुअल से। बाकी की जो गिवन है, गोनोरिया गिवन है, एक आपके में एक साइफिलिस गिवन है, ये सब जो बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल हैं, तो जब इनका पता चल जाता है अर्ली स्टेजेस में ही, तो इनकी दवा देके इनको कंप्लीटली सही किया जा सकता है इंडिविजुअल को। तभी इसी को बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी जब होगी, अवेयरनेस होगी, तो इंडिविजुअल को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर तक पहुंचता है, तो मेजरली जो डिसीजेस है ना ऐसी, वो सही हो सकती हैं, इस रिस्पेक्टिव कि आप ये एड्स, जेनेटिक हर्पीज है, हेपेटाइटिस भी है, इनको छोड़ दें। तो इसलिए वो सारी अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी हैं। बाकी इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, तो इनसे इंडिविजुअल अपनी डेली लाइफ में बचें कैसे। ये सारी चीजें आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो हैं उनके अंडर में आती हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल जो डिजीजेस हैं एसटीआईज वो क्योरेबल हैं, जबकि जो वायरल वाली हैं, ये आप तीनों ही जो देख रहे हैं, ये तीनों वायरल एसटीडीज हैं, यानी इनका जो पॉजिटिव पैथोजन है वो वायरस है, तो ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें हमसे बोला है वर्ल्ड एड्स डे, तो ये कब बनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे पे इस एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाती है जिससे ये बीमारी और ना फैले। तो ये 1 दिसंबर को होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। इसके अलावा एक चीज आप और याद कर लीजिएगा, मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे, इसको सही से लिख देते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी ना, वहां ये क्वेश्चन रह गया था। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए भी एक दिन बनाया गया है, और इसको याद रखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। ये है 28 मई को। इसका रीजन पता है क्या, 28 डेज की साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की। और उसमें मेंस्ट्रुएशन कितने दिन होता है, 5 दिन। तो 5 दिन मेंस्ट्रुएशन है और ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की और 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन, इसलिए जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे है उसको 28 मई को किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हैं, इसके थ्रू आप इस डेट में कंफ्यूज होंगे भी नहीं, ठीक है। और बाकी वर्ल्ड एड्स डे आपको कब गिवन है, 1 दिसंबर को, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब ये आ गया आपका ART से रिलेटेड क्वेश्चन। ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो है जिसमें जो ऐसा कपल है जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उसको अपना खुद का चाइल्ड चाहिए, तो वो कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकता है। तो NCERT में बहुत सारी टेक्निक्स गिवन है, जैसे कि ZIFT गिवन है, IUT गिवन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये सारी चीजें आपके NCERT में गिवन है। इनमें से ही जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब है जब लैब में फर्टिलाइजेशन हो। इन विट्रो का मतलब NCERT में भी ये गिवन है, इसको लिख लेंगे इन लैब, यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा, लेकिन वो अपनी बॉडी में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, फीटल डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है, यूट्रस में कंसीव तो कर सकती है, लेकिन वो गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा या फिर वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो इसके लिए जब इन्होंने पूछा है जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको फेलोपियन ट्यूब में अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो क्या, तो सबसे पहले पूरी टेक्निक क्या रहती है, मेल से स्पर्म ले लेते हैं, फीमेल से ओवा ले लेते हैं, इन दोनों का फ्यूजन लैब में कराया जाता है, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है इन, सबसे पहले ये हो गया, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में होता है ET। ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अगर ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो है या जाइगोट है, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब्स में। और अगर 8 से ज्यादा इसमें ब्लास्टोमियर्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं किसी भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, वो 8 से ज्यादा हैं, तो इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो हमसे पूछा है फेलोपियन ट्यूब में कब ट्रांसफर करेंगे, जब 8 या 8 से कम ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में भेजेंगे। तो उसका नाम क्या होता है, जाइगोट भी हो सकता है या फिर अर्ली एम्ब्रियो भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन हमें गिवन है एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल्ड स्टेज, नहीं, ईदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ये सही है। 8 ब्लास्टोमियर्स की स्टेज होगी, चाहे वो जाइगोट हो या फिर वो अर्ली एम्ब्रियो हो, उसको फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करते हैं। इसी जगह पे अगर लिखा हो तो यूट्रस में किसको ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं मोर देन 8 सेल्स वाले ऑप्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे बोला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि क्या होगा इसमें, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी, लैब में फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं तो हमें रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में पूरा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व रहती है, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद में होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको NCERT में ET भी लिखा हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, या फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होंगे अगर एम्ब्रियो में, तो उसको यूट्रस में भेजेंगे। कहाँ भेज देंगे, यूट्रस में, उसको इम्प्लांट कर देंगे डायरेक्टली। और अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पूरी टेक्निक रहती है। एक बार अगर और अच्छे से समझना है तो ये हो सकते हैं मेल, ऐसे समझ सकते हैं, मेल से स्पर्म लिया, फीमेल से ओवा लिया, दोनों का लैब में फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन रही है तो अगर 8 सेल से कम है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में भेजेंगे। तो उसको नाम क्या देते हैं, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में, यानी ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसके अलावा अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं एम्ब्रियो को। तो उसका नाम क्या है टेक्निक का, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सी टेक्निक है जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो जाइगोट का इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ये सही है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अब आपको अगर शॉर्ट फॉर्म्स नहीं आते तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे। देखिए हमने ET में बात की IUT की, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। IUI इन विट्रो में नहीं आएगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यहाँ तो पूरी प्रोसेस ही चेंज हो जाएगी। मेल से स्पर्म का कलेक्शन करके, सीमन का कलेक्शन करके उसको डायरेक्टली फीमेल की वजाइना में या यूट्रस में इंजेक्ट कर देना,
उसको पहुंचा देना वहां तक की, क्योंकि मेल जो है, अगर मेल के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो सही से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तब ये यूज किया जाता है। इंसेमिनेशन को आर्टिफिशियली करना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये तो पहले इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में आती है, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ही नहीं आएगा। फर्टिलाइजेशन इसमें फीमेल की बॉडी में ही होगा, इस वजह से तो ये नहीं है। यहाँ आईयूटी होता तो ये सही रहता। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये भी नहीं। गैमीट को अगर हमको फीमेल की बॉडी में भेजना पड़ रहा है तब भी फर्टिलाइजेशन में ही होगा, तो वो भी इन विवो फर्टिलाइजेशन में आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में मेल और फीमेल दोनों में से गैमीट्स को लेके लैब में फर्टिलाइज करके वापस से एम्ब्रियो को या जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हमको क्या मिला? ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर यहाँ हमें मिलता आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर तो वो भी सही होता। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल है किसका? आरसीएच प्रोग्राम का। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है, जैसा नाम भी सजेस्ट कर रहा है। फैमिली प्रोग्राम, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे उनको ही बाद में चेंजेस धीरे धीरे करते हुए आरसीएच प्रोग्राम्स बने थे। तो इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, सही है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ये भी सही है। मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हो। और प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू रिप्रोडक्टिवली सिक पीपल, यानी ऐसे लोग जो किसी भी तरीके के एसटीआई से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से, इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, उनको सही दवा पहुंचाना, सही अवेयरनेस पहुंचाना, उनका ट्रीटमेंट करना, अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो डिजीज को मैनेज करना। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं आरसीएच प्रोग्राम के। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना होता है, तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हुए चलते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज बेस्ड? तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मेथड किसमें गिवन है? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन में नेचुरल मेथड जो है उसमें गिवन है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है अवॉइड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द टाइम विच इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो मेन चीज होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट इसका लिख देते हैं, अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। कब अवॉइड करना है? फर्टाइल पीरियड। अब फर्टाइल पीरियड क्या होता है? यही सब चीजों की नॉलेज इन आरसीएच प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू आम जनता तक पहुंचाना, यही मेन एम रहता है इन प्रोग्राम्स का। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? जब सबसे ज्यादा चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, वो कब होंगे? 14th डे पे फर्टिलाइजेशन में। आपने ये सुना है ना, फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन से 3 दिन 4 दिन इधर और 3-4 दिन उधर, दोनों का एक हमको एक सेफ साइड लेते हुए फर्टाइल पीरियड माना जाता है 10 से लेके 18। किस 10th to 18th डे किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 10th से 18th डे है उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। वहां पे हाई चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। तो इन 8 दिनों के लिए अगर सेक्सुअल क्वाइटस को अवॉइड किया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसी मेथड को पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला जाता है। नेचुरल मेथड है कॉन्सेप्शन को रोकने का, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने का। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसका एक रीजन ये है कि ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन है वो 14th डे पे होता है, तो ये तो सही है। इसके अलावा ओवम जो है 1-2 दिन तक अलाइव रहता है। अब देखिए हमने क्यों बोला कि 4 दिन इधर 4 दिन उधर, क्यों? अगर पहले ओव्यूलेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सिर्फ आप 14th डे को ही मान के चलते हैं, फिर ओव्यूलेशन होने के बाद 3-4 दिन तक, 1-2 दिन तक की ओवम अलाइव है, तो उस पीरियड में भी अगर स्पर्म पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो उसको अवॉइड करना है, इसलिए हमने 8 दिन का फर्टाइल पीरियड बोला है। इसके अलावा स्पर्म जो होता है वो भी 3 दिन तक की फीमेल की बॉडी में सर्वाइव कर सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर फर्टिलाइजेशन के लिए हमें ऐसा चाहिए कि ना ओवा ना ही स्पर्म दोनों की मीटिंग ना हो पाए, तो अगर ओव्यूलेशन 14th डे को हो गया और वो 1-2 दिन तक अलाइव है और उसी बीच में स्पर्म आ जाए तो स्पर्म भी 3 दिन तक रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे ना। लेकिन जब हमने उसको अवॉइड कर दिया, हमने लिया 18th डे तक अवॉइड कर दिया है कॉइटस को, तो वहां पे ना ही ओवा बचेगा और ना ही तब तक स्पर्म है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। इसका मेन क्या रहता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का कॉन्सेप्ट मेन यही है कि फर्टाइल पीरियड में कॉइटस को अवॉइड करना है, बस। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको बाकी के क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर हम लोग आ गए आईयूडी। अब आईयूडी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, लिखा भी हुआ है आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है।
ये डिवाइसेस फीमेल के जो यूट्रस वाला पार्ट है, वेजाइना वाला पार्ट है, वहां से इंसर्ट कर दी जाती है। ये एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इनसे भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है कि इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आईयूडी है, यानी फीमेल सबसे ज्यादा यूज करती हैं आईयूडीज का। तो आईयूडीज में एक तो ये चीजें सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और ये मेन यूज क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, एक और दूसरे बच्चे के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको अगर रखना है फीमेल को अपनी चॉइस के हिसाब से, फैमिली प्लानिंग करनी है, तो वो आईयूडीज का यूज करती है। अब 3 टाइप की गिवन है, एक नॉन मेडिकेटेड, एक कॉपर रिलीजिंग, एक हार्मोन रिलीजिंग। अभी हमसे पूछा गया है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, तो वो लिपेज लूप होती है, इसको टिक कर लेंगे। लिपेज लूप कैसे रोकती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को, ये फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, हम लोग इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आ गया है आरसीएच से रिलेटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल। अभी देखिए पहले रोल पूछा था, अभी नॉट द रोल ऑफ आरसीएच प्रोग्राम बोला हुआ है। तो रोल क्या क्या थे ये तो हमने पढ़ा ना, कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी चाहिए, जिनको कोई बीमारी है उनको कैसे अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो ये तो सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। आखिरी में क्या गिवन है, प्रमोट्स अबॉर्शन, तो ये गलत है। आरसीएच कभी भी अबॉर्शन को प्रमोट नहीं करता है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में ये प्रमोट किया जाता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा ही कैसे जाए, फैमिली प्लानिंग करी ही कैसे जाए, कैसे इंडिविजुअल्स ऑलरेडी हेल्दी रहें। अबॉर्शन को प्रमोट नहीं करते हैं। अबॉर्शन तो उन सिचुएशन में होता है जब प्रेगनेंसी के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, अभी अगर कोई प्रॉब्लम है फीटस के साथ में, या फिर मदर को कोई प्रॉब्लम है और वो अगर नहीं चाहती है उस चाइल्ड को, तब अबॉर्शन को उस सिचुएशन में ये स्टेप यूज किया जाता है। तो ये आरसीएच का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो अभी हम लोग लेक्चर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बस लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यानी कि कौन सी आईयूडी नहीं है। तो आईयूडी में हमें याद रखना है एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे ही साथ रिवाइज कर लीजिए इसको। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग में CU10 गिवन है, CU7 गिवन है, और एक मल्टी लोड 375 गिवन है। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग में आपको गिवन है LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स आई होप अभी तक याद होंगे, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये सारे आपको नाम और इनका डिवीजन अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। हमसे यहाँ क्या कहा था, नहीं है आईयूडी। तो अब देखिए आपको प्रोजेस्टासर्ट दिख रहा है, ये कैसा है, हार्मोनल, मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग, लिपेज लूप, नॉन मेडिकेटेड। नॉर प्लांट क्या है, नॉर प्लांट आईयूडी नहीं है, ये इम्प्लांट है। एनसीईआरटी में एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स भी गिवन है। तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन स्टिक्स होती हैं 6, इसको फीमेल के यूट्राइन पार्ट में नहीं लगाया जाता है, इसको स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये 5-6 साल तक एक ही काम करता है इम्प्लांट। तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है अगर आपने पढ़ा हो तो। अभी कॉपर टी काम कैसे करता है, क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है। कॉपर टी सबसे पहले, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में, अभी तो हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है कॉपर टी एग्जाम में आया, तो मैं सबसे पहले दिमाग लगाना है कि ये आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। अभी क्यों काम आता है, ये आता है प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो कॉपर टी कैसे काम करता है, हार्मोनल रिलीजिंग वाली, हार्मोन्स रिलीजिंग वाली कैसे काम करती है, और नॉन मेडिकेटेड कौन सी कैसे काम करते हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग इसको लिख लेंगे। तो अभी अगर आपको ऐसे ओरली रिवाइज करना है तो आप समझ सकते हैं। देखिए जो हार्मोनल वाली होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को रिलीज करती रहती हैं, जिसके थ्रू वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोकती हैं। सिमिलर वे में कॉपर टी स्पर्म के लिए मोस्टली काम करता है, और जो नॉन मेडिकेटेड होती हैं, जो लिपेज लूप है, वो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को मारने का काम करती है। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, मेन फंक्शन यही है आईयूडी का। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ओवा और स्पर्म नहीं मिलेंगे, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, यही चीज मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूडीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। अब यही क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, इससे हमें तीनों समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है ये, इसमें पहला ऑप्शन गिवन है इनहिबिटिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल यूट्राइन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है, उस पर इफेक्ट डालेंगे। तो ये सही है। ये कौन से वाले आईयूडीज काम करते हैं, हार्मोनल
आईयूडी। देखिए अभी इस पे बात करते हैं। हार्मोनल आईयूडी जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। इससे जो सर्विक्स है वहां पे म्यूकस का प्लग बना होता है वो बहुत ही टाइट प्लग बन जाता है, जिसके थ्रू स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, और जब वो पहुंचेगा ही नहीं फेलोपियन ट्यूब तक की तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो हार्मोनल आईयूडीज हैं ये यूट्रस को सुटेबल नहीं रखते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए, स्पर्म की एंट्री नहीं होने देते हैं, बाकी यूट्रस को अनसुटेबल भी बना देते हैं, ना ही फर्टिलाइजेशन हो ना ही इम्प्लांटेशन हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया था इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन द यूट्रस। ये कौन करता है? हमने बार बार डिस्कस किया, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इसका एग्जांपल क्या है? लिपेज लूप। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है मार देना। तो जब भी जैसे ही स्पर्म आ रहा है, स्पर्मेटोजोआ जो यहाँ लिखा हुआ है स्पर्म आ रहा है, तो उसको मार देते हैं। तो जैसे जैसे स्पर्म मरते जाएंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होता जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी, सप्रेसिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। तो ये काम किसका होता है? कॉपर टी का। आपको याद रखना है स्पर्म पे काम कौन करता है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज काम करती हैं स्पर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये इनके दो काम गिवन है एनसीईआरटी में। एक तो ये स्पर्म की जो मोटिलिटी यानी जो उसका मूवमेंट है उसको कम कर देती हैं, और हमको एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्या कि जब एक मेल एजाकुलेशन करता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उनमें से 60% नॉर्मल शेप साइज के हों और उस 60% के 40% विगरस मोटिलिटी के हों, मतलब वो बहुत तेज स्पीड से मूवेबल हों, तभी उनमें फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी होगी। तो एक तो इसको ही कम कर देता है कॉपर आयन जो है, और दूसरा काम ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देगा। तो मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी पे इफेक्ट डालता है स्पर्म की सीयूटी या CU7 या फिर मल्टीलोड 375, यानी तीनों ही कौन से? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ये तीनों अब हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, तो यानी ये सारे ही सही ऑप्शन है, तो हमें ऑल ऑफ दीज पे टिक कर देना है। तो आईयूडीज कैसे प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसीज को? अगर कॉपर रिलीजिंग है तो स्पर्म पे काम करेंगे, स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं करने देंगे। अगर हार्मोन रिलीजिंग है तो यूट्रस पे काम करेंगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अनसुटेबल बना देंगी इम्प्लांटेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। और अगर नॉन मेडिकेटेड है तो वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करेंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, कभी भी नहीं भूलना है इन सारी चीजों को। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आना चाहिए और सही करना है। फिर देखिए, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सेम क्वेश्चन आया है कि कॉपर आयंस जो हैं जो रिलीज करता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, वो क्या करते हैं? तो अगर आप कॉपर बोल रहे हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्पर्म पर काम कर रही है, आपको वही ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो डिक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म यहाँ गिवन है, ये गलत है। इंक्रीज करती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, वो भी कौन करता है? नॉन मेडिकेटेड। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर डी, स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर देना। यही काम होता है किसका किसका? CUT का, CU7 का, या फिर मल्टी लोड 375। ये तीनों क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं। ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कौन करेगा या फिर यूट्रस को अनसुटेबल कौन बनाएगा? देखिए, यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं पिल्स जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्स होता है, तो उसका आईयूडी से लेना देना नहीं है। यहाँ आ गए हम लोग इस चैप्टर के लास्ट, इस चैप्टर के नहीं एक्चुअली सिर्फ इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। अभी इसका एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स रह गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं इनफर्टाइल कपल्स के लिए, उन पे हम लोग ने डिस्कशन नहीं किया है। बाकी कुछ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी अभी बचे हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, विच बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड बाय वुमेन? तो वुमेन के लिए कौन सी है? डायफ्राम, वॉल्ट और कॉपर टी, सारी ही वुमेन के लिए है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पे बैरियर मेथड्स वगैरह लिखे होते हैं तो वेसेक्टोमी जैसे मेल्स में होता है, लेकिन ज्यादातर आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है वो फीमेल्स के लिए ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गिवन है। तो अगर इम्प्लांट्स होते, इंजेक्टेबल्स होते, पिल्स होते, तो वो भी फीमेल्स के लिए ही होते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम या हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई देगी। एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, हम उसका भी रिप्लाई कर देंगे। इस पूरे लेक्चर में हमने जो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए एक बार उनको यहाँ लिख देते हैं। हमने एक तो एसटीडीज के बारे में पढ़ा, उनके कॉजेटिव एंजाइम जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ा, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और एक वायरल
कौन से STIs होते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि गोनोरिया, तो आपको पता होना चाहिए कि निजेरिया गोनोरिया से होता है, बैक्टीरियल है। अगर बोलते हैं कि ट्राइकोमोनियासिस, तो पता होना चाहिए कि ट्राइकोमोनियास विजाइनलिस है। इसी तरह बोलते हैं अगर एड्स, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि HIV वायरस से होता है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, एलिसा, PCR और DNA हाइब्रिडाइजेशन। इनसे पता चलता है कि कौन सी STDs हैं, इनके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसके बाद में हमने IUDs पढ़ा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो IUD वाला आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के बाद में बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी। एक हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी देखा है इस लेक्चर में थोड़ा सा, बाकी मैंने ट्राई किया कि आप उसकी थ्योरी समझे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो एक बार पहले तो उस पार्ट को रिपीट करके देखिए, बाकी ट्राई करिए NCERT से पढ़ने का। NCERT में सारी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में गिवन है। बाकी नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप है, वहां पे बैच चल रहा है, आरंभ बैच, वहां से बैच को परचेस करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, जिससे कि आप अपने डिजायर्ड कॉलेज, ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाए BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। कोई भी डाउट है आपको आपकी जनरल प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर्स से रिलेटेड वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट ऑफ योर्स। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। वर्षा भारद्वाज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।